हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आखिरकार हम लोगों का इंतजार ख़त्म होता है। एमपी पुलिस आरक्षक या कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों के सामने है। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग लगातार इंतजार कर रहे थे और सुन ही बस रहे थे कि आरक्षक की नौकरी आ रही है। तो इस बार जो हम लोगों के सामने 2-3 महीने पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, तो वो आप लोगों के सामने मूर्त रूप ले चुकी है। तो इसकी घोषणा कल की जा चुकी है कि वैकेंसी आनी है और 31 दिसंबर 2020 से इसके फॉर्म डाले जाएंगे, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोग इसकी तैयारी पूरी कर सकें और जो छोटे मोटे डाउट आपके मन में रहते हैं उनको आप अपने मन से बाहर निकाल के बिल्कुल पूरे जी जान से अपनी तैयारी जुट जाइए, ठीक है, ताकि हम लोग अपने जीवन को सफल बना सकें। तो इसका पेपर कौन कराता है? व्यापम कराता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इसकी आवेदन की तिथि कब चालू होगी? 31 दिसंबर से होगी। तो अभी आप इसको फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। कब तक भरे जाएंगे इसके फॉर्म? तो अगले साल 14 जनवरी, फिर अगले माह 14 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो आप लोगों को इसकी जो भी तैयारी है, जैसे कि आप लोगों का रोजगार पंजीयन होना चाहिए, आधार कार्ड टोटली अपडेट होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी जो जानकारियाँ फिर तैयारियाँ हैं वो आप अभी से करके रखें और फॉर्म जितना जल्दी हो सके डाल दें, नहीं तो आखिरी के डेट्स में आप लोगों के फॉर्म नहीं भरे जाने वाली स्थिति में होते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पर जानकारी दी गई आप लोगों के लिए, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन यदि करना है, बाई चांस कुछ गलती हो जाती, बाकी ना की ज़्यादा अच्छा है, पैसा और समय दोनों वेस्ट होता है। तो यदि करना है आपको तो जिस तारीख से फॉर्म भरना शुरू होने उसी तारीख से आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 5 दिन बाद तक आपको संशोधन की अनुमति दी जाएगी। फीस की बात करें तो जो फॉर्म भरने में फ़ीस लगेगी, तो अनारक्षित जिसको आप लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं, तो वहाँ पे यदि फ़ीस लगेगी आपकी, तो आप लोगों को आगे जानकारी दी जा रही है कि हम लोगों के यहाँ पे 2 पेपर होंगे। एक वैकेंसी जो आरक्षक की आई है, इसमें एक सामान्य प्रकार का जिसको आप लोग जनरल डिवीजन का आरक्षक बोलते हैं, जीडी, तो वो पेपर होना है। और एक पेपर यदि आप लोग रेडियो आरक्षक के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे रेडियो आरक्षक बनने के लिए। तो यदि आप 2 प्रश्न पत्र देंगे तो आपको कुल मिला के 800 रुपये, ये 100 प्लस 700 प्लस 100 को कुछ समझाने का आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको एक प्रश्न पत्र देंगे तो आपको 600। तो रेडियो वाले के लिए, रेडियो आरक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, उसकी जानकारी आगे बताई गई है, ठीक है। और यदि आप एक प्रश्न पत्र देते हैं, मतलब केवल जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 600 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हैं तो दोनों प्रश्न पत्र के लिए आपको 400, और यदि आप गलत बोल गए, हम नहीं सही बोले, दोनों प्रश्न पत्र के लिए 400 और एक प्रश्न पत्र के लिए आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। और साथ में इन वाले चार्जेस के अलावा आपको पोर्टल शुल्क भी देना पड़ेगा। कितना? 60 रुपये देना पड़ेगा। और यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से फॉर्म भरे तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये सब जानकारी तो कुछ खास नहीं, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि 31 से फॉर्म डलने शुरू होने, 14 तक डलेंगे। और जो भी बेसिक तैयारी है तो आप कल परसों तक अपनी पूरी कर लें और फॉर्म जल्दी जल्दी डाल दें। अगली बात करते हैं किसकी, तो हम लोगों को भैया जो पेपर देना मिल रहा है, तो यहाँ पे ये व्यापम की तो पुरानी आदत है, लिखते कुछ है दिखता कुछ है। तो ये 6 के बाद क्या लिखा है? मार्च। तो हिंदी टाइपिंग नहीं होगी शायद इस सिस्टम में, जिसका ना दिख रहा है, हिंदी सपोर्ट टाइपिंग नहीं कर रही होगी। तो 6 मार्च 2021 से हम लोग इसके पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को 2 शिफ्टों में पेपर देने को मिल सकता है। तो पहली शिफ्ट जो होगी 7 से 8 बजे की भी शुरू हो जाएगी, आपको वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, इतने बजे एंट्री कर सकते हैं आप। और दूसरी शिफ्ट कब होगी? 1 से 2 होगी। पेपर लेकिन रहेगा आपका मेन 2 घंटे का, 9 से 11 चलेगा। तो आपको पहुँचने का समय लिखा है, तो वो अब तो उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चे लेट पहुँचते हैं और पूरी तैयारी अपनी गवा बैठते हैं। तो पहला पेपर चलेगा सुबह 9 से 11, और दूसरी शिफ्ट में आपका नाम आया तो दूसरी शिफ्ट होगी आपकी 3 से 5, जिसके लिए आपको 1 से 2 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। और आगे चलते हैं, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्या होना चाहिए। तो आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है। हम फिर से लोगों को एक सलाह देंगे, ये वाली गलतियाँ हमने कई सारे बच्चों को करते हुए देखा है कि उनके पास आधार कार्ड तो होता है पर वो टोटली अपडेटेड नहीं होता है, जिसमें मेनली उनकी डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो जितनी हो सके उतनी साफ़ होनी चाहिए फ़ोटो, और डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग कई बार 2-2 साल से इंतजार कर रहे हैं इस पोस्ट का, और अब आखिरी के 2-3 महीने हम लोग जी जान से तैयारी करेंगे और इन छोटी सी खामियों के चक्कर में पेपर देने ही हम लोगों को नहीं मिल पाता है। और हम लोग सोचते हैं कॉलेज वाले सब काम करें, तो नियम कानून सब इसी में आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे लें कि आधार कार्ड अपना अपडेट करा के रखें, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी रखें, और फ़ोटो ID आपके पास साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें आपकी फ़ोटो समझ में आए कि आप ही हो, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो बाकी सब आरक्षण तो अब इसकी ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना है ताकि आप लोग बोर ना हो।
अब यहाँ पे हम लोगों की वैकेंसीज़ दी गई हैं कि यदि आप रेडियो के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कितनी वैकेंसीज़ मिलने वाली है। रेडियो के लिए टोटल वैकेंसी जो कितनी है 138 है। तो ये भी केवल नंबर्स हैं, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप ज़्यादा वैकेंसीज़ पे ध्यान मत दें, आपकी तैयारी अच्छी है तो एक वैकेंसी भी होगी तो भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो कुल वैकेंसी यहाँ पे 138 है इसकी। और कैटेगरीज वाइज यदि आप ध्यान देना चाहते हैं तो ओपन में आपको इस प्रकार देखने मिलेंगी। एक्स सर्विसमैन के लिए ये हैं, तो इनको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो ये देख लें कितनी वैकेंसी ऐसी ऐसी हैं, ठीक है। तो और नीचे जाएंगे, जब आप अदर देन रेडियो की बात हुई तो मतलब जहाँ पे यहाँ रेडियो वाले के लिए आप लोगों को भी आगे बात मिलेगी। एक प्रकार से टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आपको स्पेशल डिग्रीज मांगी गई हैं, ठीक है। तो यदि आप अदर टेक्निकल की फील्ड से नहीं है तो आप इनके लिए अप्लाई करेंगे जो सामान्यतः हम लोगों के बीच में फेमस है। तो ये पोस्ट जो है आपकी जनरल के लिए कितनी हो जाएंगी कुल मिला के 1043, जिसमें ऐसी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। ओपन में आपकी 472 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 104 है, होम गार्ड के लिए 157 है और फीमेल के लिए 33 है। साथ में यहाँ पे ये भी लगा किसको कितना आरक्षण दिया गया है। और कुल मिला के पोस्टें यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 3862। तो ये पोस्ट आपको बस कुल देख लो, इनको कुछ याद नहीं करना, सिलेबस में नहीं पूछी जाएंगी कि किस वाली कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई बताइए। तो इस पर ज़्यादा हम लोगों को समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो आयु की बात करना है हम लोगों को। अब अच्छा पहले वेतन आ गया तो वेतन की बात कीजिए। यदि आप लोग नौकरी ले लेते हैं तो हम लोगों को जीडी आरक्षक, जीडी सामान्य नौकरी जनरल ड्यूटी बोलते हैं इसको आप लोग, उसकी वेतनमान कितना रहेगा 19,500 से 62,000 तक बेसिक रहेगा, लेकिन एक आखिरी का वेतनमान है। और आरक्षक रेडियो कितना मिलेगा 19,500 से 62,000 तक मिलेगा। और यदि बाई चांस आप लोग यहाँ पे नीचे एक नोट डला है, यदि आप लोग बाई चांस ट्रेनिंग पे हैं तो ट्रेनिंग पे रहते समय पहले साल आपको अपने वेतन का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे 90% आपको स्टाइपेंड के रूप में मतलब आपका खर्चे भत्ते दिए जाएंगे। मेन चीज़ यहाँ पे है आयु सीमा, जिसको लेके हम लोग अक्सर डाउट में रहते हैं। तो आयु सीमा की बात करनी है तो इन्हें दिया है पूरा अपने एमपी के आधार पर, बयानी पूरे मध्य प्रदेश के आधार पर। तो हमें ध्यान देना है इस वाले सेक्शन पे, क्योंकि हम लोग वर्दीधारी पद के पीछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो वर्दीधारी पद के पीछे जाने वाले हो आप। हम लोग इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वर्दी मिलेगी आपको, ठीक है। आप सिंघम बन सकते हैं चाहे तो आगे जाके। तो न्यूनतम वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु कितनी मिलने वाली है आपको यहाँ पर 18 वर्ष, अधिकतम कितनी मिलने वाली है 33 वर्ष। यदि आप किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको न्यूनतम में तो कोई दिक्कत नहीं, 18 साल ही रहेगी, इसमें कमी नहीं होती है। अधिकतम आयु जो है 33 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 38 वर्ष हो जाएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यदि कुछ लोग जो लोगों की एज ज़्यादा हो चुकी तो आप लोगों को पिछले कुछ सालों से ज़्यादा एज होने के बाद भी फॉर्म डालने को मिलने वाला है। 33 साल भी काफ़ी ज़्यादा एज होती है, तो एज बढ़ा दी गई है वर्दीधारी पदों के लिए भी, ठीक है। तो आपको 18 से लेकर 33 सामान्य स्थिति में और आरक्षण की स्थिति में 38 वर्ष तक आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। एक छोटी सी चीज़ अभी पीछे हमने बोला कि जैसे भी एक बच्चे वाली स्थिति को कुछ बड़े लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो एक जानकारी आपको यहाँ भी दे दें हम कि कुछ लोग ऐसे जिन लोगों ने शादी आदि कर ली, बच्चे अच्छे भी कर ली, संतान कर, जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोग इस उम्मीदवारी के लिए पात्र नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगली जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिकल, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास फिजिकल फिटनेस पूरी नहीं है, तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लें। और यदि है नहीं तो कोई बुरी बात नहीं, आप थोड़ा सा खाना पीना सुधार दें और किसी अच्छे और समझदार फिजिकल ट्रेनर के टच में आ जाएं तो आप अपनी इस सीना वाले पोर्शन को तो फिट कर ही सकते हैं, ठीक है। हाइट में भी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसके लिए समय ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो जनरल कैटेगरी की हम लोगों की बात करें तो जनरल कैटेगरी मतलब जनरल की बात करें, आरक्षित में हम लोग अनुसूचित जाति, इसको आप एससी के नाम से जानते हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं आप। तो उन लोगों के लिए हाइट कितनी मांगी 168 सेंटीमीटर, और जो सीना फुलाने की बात होगी तो 80 नहीं कितना हो गया अब 81 से 86। तो आपको 5 सेंटीमीटर का आप फुला के दिखाना पड़ता है सीना। महिलाओं की बात करेंगे तो इसमें 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई मांगी जाएगी उन लोगों से, ठीक है। और आरक्षक यदि केवल अनुसूचित जनजाति, इसको आप एसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि कोई एसटी कैटेगरी से है तो पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई चल जाएगी, और सीना की छूट भी आप लोग देखें 81 से घटा के कितनी होगी 76, और फुलाने के बाद कितनी हो जाएगी 81। और महिलाओं के लिए यहाँ पे सेम दिया गया है, महिलाओं को छूट नहीं दी गई है यहाँ पे। तो अपनी हाइट नाप लें और इस पर काम कर दिए। 1-2 सेंटीमीटर कम है तो आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा के अगले 3-4 महीनों में अपनी हाइट 2-3 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं। और सीने के लिए तो काम
अभी से करना शुरू कर दें किसी अच्छे फिजिकल ट्रेनर के साथ में। अगली बात थोड़ी सी यहाँ पे ये लिखी है कि यदि आप लोग SAF में जाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़े से अलग मापदंड होते हैं, विशेष सशस्त्र बल, जिसको आप लोग SAF या SF के नाम से जानते हैं अपने मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए सामान्य जाति से हैं आप, तो आपकी हाइट जो इस बार ने सेंटीमीटर्स में ना देकर किस में दे दी है, 5 फीट 6 इंच। ठीक है, यदि आप गोरखा, गढ़वायु, कुमायूं के मामलों में हैं तो आपको 5 फुट 2 इंच। इस प्रकार के नहीं पहाड़ी इलाकों से आए हैं बाई चांस तो ये सब अपने MP क्षेत्र में बहुत कम ही लागू हो पाते हैं। मराठों, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितना हो जाएगा, 5.5 पर नहीं 5 फुट 5 इंच। और आबस्ताद वगैरह उतने काम की नहीं है हमारी। अब मेन चीज़ हम लोगों को चर्चा करनी है अपनी शैक्षणिक योग्यता पर। तो मोस्टली जो भर्तियाँ हैं वो किस पे होनी है, 10वीं लेवल पे। तो पद का नाम तो आपको पता है, तो नीचे लिखा कितना, आरक्षक GD। तो इसमें आपको 10+2 प्रणाली अभी ये हम लोगों की यही लागू है, अगले साल से शायद चेंज हो जाए जो हम लोगों की नई नीति आई है। तो हम लोग जो पीछे से पहले से पढ़ाई करके बैठे हैं तो 10+2 प्रणाली से यदि आप पढ़ाई करके बैठे तो आपको केवल 10वीं कक्षा बस पास करनी है। ठीक है, और यदि आप अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अनंतता की बात करें तो अनुसूचित जनजाति से यदि आप ST कैटेगरी से हैं तो आप केवल 8वीं कक्षा उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखी है तो ही आप फॉर्म डालने के लिए योग्य माने जाएंगे, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं 8वीं पास करके। लेकिन हम लोग सामान्य की बात करें या किसी अन्य कैटेगरी ST के अलावा की बात करेंगे तो 10वीं पास चाहिए, आप उसके समकक्ष चाहिए। ठीक है, आगे चलते आरक्षक रेडियो की बात करें। यहाँ पर मेनली डाउट बन रहा है इस साल, तो आरक्षक रेडियो की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10वीं से काम नहीं चलेगा, आपको 12th क्लास पास करना पड़ेगा। यू हैव टू पास 12th क्लास, नॉट ओनली 10th। तो यहाँ पर 10th से काम नहीं चलेगा, आपको 12th क्लास पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम थोड़ा सा अलग प्रकार का है। तो यहाँ पर 12th मांगा है, ऊपर से आप लोग को टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। टेक्निकल डिग्री इसमें किसकी बात की जाएगी, तो आप ध्यान दे सकते हैं, या तो आपने NCVT या SCVT से क्या किया हो, ITI किया हो। ठीक है, NCVT या SCVT से आपने ITI किया हो, तो सब लोग जिन लोगों ने किया वो लोग समझते हैं NCVT और SCVT क्या होता है। तो आपने ITI किया हो, ITI किसी भी ट्रेड से नहीं मांगा आपसे, उनने किस किस क्षेत्र में मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, ठीक है, और मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविज़न, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीन कंप्यूटर हार्डवेयर या मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इतनी 60 ट्रेडों से आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होगा। तो आप 12th पास होने के साथ साथ ये डिग्री ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप रेडियो आरक्षक के लिए एलिजिबल रहेंगे। यदि कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने पॉलीटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा ले रखा है, तो भी आप रेडियो आरक्षक के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने BE, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा दें थोड़ा सा, यदि आपने पॉलीटेक्निक कॉलेज से भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए है, तो पॉलीटेक्निक के नाम से ही जाना जाता है, ये भी डिप्लोमा होता है। तो पॉलीटेक्निक कॉलेज वाले भी सर्टिफिकेट धारण भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा BE जिन लोगों ने किया है वो लोग भी फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिनके पास कोई 4 वर्षीय डिग्री है। ठीक है, जिनके पास कोई 4 वर्षीय डिग्री है वो लोग भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब वो भी लोग भी रेडियो आरक्षक के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप रेडियो आरक्षक बनने के लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दें। सामान्य स्तर पे तो आपको GD की पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना है बस। ठीक है, वो भी कब, जो आप लोगों की अंतिम डेट आने वाली कौन सी, 14, आगे लिखा है कि 14 जनवरी 2021 को लास्ट डेट है फॉर्म डालने की। तो इसके पहले यदि आप 10th क्लास पास हो और 18 साल की आयु पार कर चुके हैं तो आप GD के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जब रेडियो आरक्षक की बात होगी, यदि रेडियो आरक्षक की बात होगी तो आपको 12th पास करना है, और प्लस में या तो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास उपरोक्त ट्रेडों से, या फिर आपके पास पॉलीटेक्निक कॉलेज, इसको हम लोग PPT के नाम से जानते हैं मोस्टली, PPT का डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास, या फिर आपने किसी भी सेक्शन से BE कर रखा हो तो भी आप रेडियो आरक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट को लेके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में छूट उठ की कोई खास बात नहीं होती है, सभी जिलों में आपको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। तो इसकी लिस्ट दी गई है, तो इस पर भी ध्यान देना, आप तो नौकरी लीजिए और अच्छे नंबर होंगे तो आप उस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिल जाती है, मांगने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे। अब हम लोग पेपर की बात करें
तो ये पीछे आपको बताया वो ये 2 फीस लग रही थी, एक प्रकार की फ़ीस लग रही थी, तो उसकी बात करते हैं। तो यदि आप रेडियो के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, यदि आप रेडियो आरक्षक के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको केवल एक पेपर देना है। पेपर होगा ऑनलाइन प्रकार का। तो आप लोगों को तो पता है आजकल ऑनलाइन परीक्षा ही हो रही है, जिसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको और 100 प्रश्न आएंगे, जिसकी चर्चा भी हम लोग आगे जाके करेंगे कि 100 प्रश्नों में मोस्टली क्या क्या पूछा जाना है। तो कुछ बच्चों को तो पहले से पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम आपके साथ में हैं, और जिनको पता है तो तब भी आप कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि बाई चांस आपने रेडियो का फॉर्म भी डाला है तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे अलग अलग शिफ्ट में। तो एक पेपर आपको कॉमन देना ही पड़ेगा। और रेडियो के लिए आपका टेक्निकल जो भी आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है तो आपको एक टेक्निकल कॉमन पेपर बनाया जाएगा, जिसमें 2 घंटे में फिर से 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी क्वेश्चन रहेंगे, जिसका अलग सिलेबस रहेगा इससे अलग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 पेपर केवल रेडियो वाले आरक्षक वाले के लिए अप्लाई करने वालों को देना है, सभी लोगों के लिए नहीं देना है। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपनी तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब सिलेबस पे मेन ध्यान देना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने ध्यान दे लिया है अपने सिलेबस यानी इस पर। अच्छा, इस फिजिकल पे बात कर लें कि आप लोग जो अपना CBT के द्वारा रिटर्न टेस्ट देंगे उसमें सामान्यतः एक पोस्ट पे 5 गुना लोगों को क्वालिफाई माना जाएगा। और फिर हम लोगों का फिजिकल होगा। तो फिजिकल होगा तो सामान्य जो आरक्षक की GD वाली पोस्ट होगी उसमें आप लोगों को 3 इवेंट पास करके दिखानी पड़ेंगी, जिसमें 800 मीटर की दौड़ होगी, ठीक है, एक गोला फेंक होगा और एक लंबी कूद होगी। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप कि आपको जो दौड़ की तैयारी करनी है तो 800 मीटर आपको वहाँ पर दौड़ के दिखाना पड़ेगा 2 मिनट 45 सेकंड में, सामान्य अवस्था में आरक्षक GD के लिए, ठीक है। वो भी पुरुषों के लिए होता है ये। गोला फेंकना पड़ेगा आपको 19 फीट, वो भी कितने किलोग्राम का, तो 7 किलो 260 ग्राम का, लगभग 7.25 किलो का। और लंबी कूद आपको कितना कूद के दिखाना पड़ेगा, 13 फीट कूद के दिखाना पड़ेगा। यदि आप आरक्षक GD हो और महिला या फिर होमगार्ड के पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, होमगार्ड यानी आप होमगार्ड पे पहले से कार्यरत हैं, तो आपको फिर इतना ही चीज़ 4 मिनट में दौड़ के दिखलानी है। गोला फेंकना है आपको केवल 15 फीट तक और 4 किलोग्राम का आपका गोला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगता है ठीक है, तो गोला भी काफ़ी हल्का हो गया है। और लंबी कूद आपकी जो कितनी है 10 फीट तक रहेगी। पर बाकी की चीज़ें भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड वगैरह तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि 2 मिनट 45 सेकंड से आप पहले ही अपनी दौड़ पूरी कर लें, ठीक है। अब यदि आप लोग आरक्षक रेडियो के लिए अप्लाई करने आए हैं तो सेम उसमें भी आपको वो 2 पेपर पास करने के अलावा फिजिकल इवेंट में जाना पड़ेगा, जिसमें फिर से आपको 3 इवेंट्स पास करनी पड़ेंगी। जहाँ पे 800 मीटर की दौड़ आपको 2:45 में ही पास करनी, 19 फीट का गोला 7 किलो 19 फीट तक गोला फेंकना है आपको 7 किलो 260 ग्राम का। और लंबी कूद आपको यहाँ पे 13 फीट से घट के कितनी होगी 12 फीट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट लेके इनको सेव कर लें और थोड़ा ध्यान रखें फिजिकल की तैयारी आपको किस किस जगह पे किस किस की चीज़ की करनी है। तो आरक्षण यहाँ पे मतलब हम लोगों को जो कैटेगरी वाइज मिलता है वो नहीं मिला है, केवल महिलाओं को, थोड़ा सा होमगार्ड के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग प्रकार का आरक्षण मिले। लेकिन SC ST OBC के लिए यहाँ पे फिजिकल इवेंट में कोई अलग से प्रकार का आरक्षण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो फिजिकल इवेंट है वो शारीरिक योग्यता से डिपेंड करती है, ना कि आपकी जातीय योग्यता पे या जातीय स्थिति पर। अब लास्ट बात करनी हम लोगों को मेन सिलेबस पे, जिसके लिए आप लोग शायद हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो वो नीचे दिए हैं इन लोगों ने इसी कारण से, ताकि आप हमारा वीडियो आखिरी तक देखें और पूरा लाभ कमाएं। तो एकदम नीचे दिया है तो हम छोटा करके फटाफट चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, आप लोग बोर ना हो, पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। अगले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा ये नॉर्मलाइजेशन का भी तरीका समझाने वाले हैं, तो टच में बने रहिए। तो उस पर भी हम कुछ अच्छा लेके आएंगे ताकि आप लोग नॉर्मलाइजेशन को समझ पाएँ, और कभी आपको लगता है कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो उससे बच पाएँ आप, और कैसे आपको विरोध करना है वो भी आपको बताएंगे। तो ये आ गया भाई आपका सिलेबस। तो सिलेबस काफ़ी उनने मतलब छोटा सा लिखा है, लेकिन होता बहुत बड़ा, सबको पता है। तो उसमें ये नहीं लिखा उन्होंने कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्होंने नाम लिख दिए हैं। तो पहले लिखा उन्होंने 40 अंक आएंगे, कुल मिला के 100 अंकों का पेपर होना है, जो कॉमन पेपर होना है हम लोगों का पहला पेपर, ठीक है, जो कॉमन नॉर्मल वाला। तो उसमें 100 अंक आने हैं। तो 100 अंक में से 40 अंक या 40 क्वेश्चन किससे आने वाले हैं आप लोगों के लिए, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान को तो आप लोग सामान्यतः GS बोल देते हैं,
और हम लोगों को पहले से पता है कि एमपी की परीक्षा भी अभी आप लोगों ने जेल परी का एग्ज़ाम दिया है, तो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज होता है एमपी का, ठीक। फिर उसके बाद होता है करंट अफेयर्स का, फिर थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन इन पे भी बात कर सकते हैं। बाकी मोस्टली क्वेश्चन किससे आते हैं तो एमपी से और समसामयिकी से आते हैं। तार्किक ज्ञान सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है यहाँ पे। तर्क का उपयोग तो कहीं भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, रीजनिंग में, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है रीजनिंग में। बाकी यहाँ पे भी आप लोग थोड़ी बहुत मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, इसके लिए आप चाहें तो पिछले साल के पेपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको रीजनिंग के साथ में मैथ्स भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग मैथ्स, तो इस वाले 40 क्वेश्चन में हम तो आप लोगों को ये सलाह देंगे कि लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके जीएस के, जिसमें एमपी और आपका करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत हम लोगों का इतिहास, भूगोल, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह से, इकोनॉमिक्स, जो भी हम लोगों का कॉमन जीएस सेक्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और तार्किक ज्ञान के अंतर्गत रीजनिंग और मैथ्स दोनों को मिला जुला के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कोई कन्फर्म नहीं होता किससे क्या आने वाला है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई जितनी हो सके नए से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, जिस पर हम लोग आपको वीडियो बना के डालने वाले हैं आगे से, और आपको प्रैक्टिस सेट पे भी मिलेंगे हम लोगों के ऐप पे। फिर अगला दूसरा सेक्शन में बनाया 30 अंक का, किसका, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से। तो इसमें भी देखिए ये वाला विषय आपने कभी नहीं पढ़ा, मैथ्स है कि रीजनिंग है, क्या है, तो सुनने में तो थोड़ा सा समझ में आता है कि ये भी क्या है, रीजनिंग है। तो ये भी एक विशेष प्रकार की रीजनिंग है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कथन, निष्कर्ष, पूर्व अवधारणाएं, कार्यवाहियाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोग को समझ बूझ के पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके कोई तुक्के के कोई मैटर कुछ खास नहीं होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा आपसे। यहाँ पे भी मोस्टली आप लोगों को क्या मिलने वाला है, निष्कर्ष के रूप में और पूर्व अवधारणा के रूप में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी पजल्स देखने को मिलेंगी आपको, अलग अलग चैप्टर्स की पहेलियाँ जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक विशेष प्रकार की रीजनिंग आती है, मतलब रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। और जो तीसरा सेक्शन है हम लोगों का विज्ञान और सरल अंक गणित का, जिसमें फिर से आप लोगों से 30 अंकी या 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें विज्ञान और सरल अंक गणित। तो विज्ञान का वेटेज यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गणित कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 20 नंबर की हो जाएगी विज्ञान और 10 नंबर की हो जाएगी मैथ्स। लेकिन हमको आपको सुनने में लग रहा होगा कि सर केवल 10 नंबर की मैथ्स आएगी, तो हम बोले कि नहीं, लगभग 20 से 30 नंबर की क्या आएगी, मैथ्स आएगी, जो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ भी, और कुछ क्वेश्चन वो यहाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में भी आप लोगों की मानसिक अभिरुचि देखी जाती है। तो मैथ्स और रीजनिंग का ही वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, जो कि उन्होंने कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि यहाँ आएगी कि यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग, जो यहाँ भी मैथ्स और रीजनिंग यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी है, रीजनिंग बस यहाँ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ भी यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग दोनों आ सकते हैं। तो कुछ कंफर्म नहीं रहता, आप लोग पीछे पिछले साल का पेपर भी लेके देख सकते हैं। तो आप लोग, तो हमारी सलाह केवल ये रहेगी कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग मैथ्स की करें, फिर रीजनिंग की करें, फिर साइंस की करें, फिर अपने एमपी जीएस की करें, उसके बाद करंट अफेयर्स की करें। उसका जो थोड़ा बहुत हम लोगों का तो संविधान, इतिहास मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन पे आप थोड़ा थोड़ा पकड़ बना के चल सकते हैं। अच्छी बात है कि इसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं आनी है आपकी। तो इन दोनों सेक्शनों ने कंफर्म नहीं बोल रखा क्या आना है, तो यहाँ पे आप लोगों को रीजनिंग मैथ्स दोनों आ सकती है, यहाँ भी मैथ्स रीजनिंग दोनों आ सकती है। मोस्टली रीजनिंग का सेक्शन है दूसरा बीच वाला, और नीचे वाले में लिखा है साफ भाषा में सरल अंक गणित, तो इसमें पूरी मैथ्स, भले आपको लगा सरल वाली आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप पिछले साल के पेपर उठा कर देखें, उनने पूरी पीछे पूछ रखी, सरलीकरण से लेके प्रायिकता तक के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, और बीच में पूरी आपकी त्रिकोणमिति, बीजगणित, सारे क्वेश्चन डाले। मतलब नाम के लिए सरल लिखा है, सरल मतलब 10th लेवल तक का मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, तो उसने सिलेबस को कहीं पे पूरा फैला के नहीं लिखा है। और उक्त प्रश्न पत्र के अलावा आरक्षक पदों के लिए भी सब रहेगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में जो आपको 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र की परीक्षा भी देनी होगी, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 की कंडी का नंबर 1.13 में आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, तो इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। बाकी आपसे बोलेंगे आपने जिस भी ट्रेड से ITI कर रखा है, उसी ट्रेड से संबंधित मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो थोड़ी सी आखिर में ब्रीफ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, बस ये वाला कि आप लोगों को फॉर्म डालने को मिल रहा है। फॉर्म की डेट क्या है हम लोगों की, फॉर्म डेट है आपकी अभी 31/12/2020 से शुरू होगी और 14/1/2021 तक ख़त्म होगी। एज की बात करें यदि हम लोग एज की बात करें, तो आपको 18 साल से लेकर सामान्य स्थिति में 33 साल तक के लोगों को फॉर्म डालने के लिए मिल जाएगा, और आरक्षित कैटेगरी में आपको 5 साल का आरक्षण और मिलेगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम डेट है आपकी 6 मार्च से दी गई है, जो सामान्यतः हमें लग रहा है कि कोई डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब व्यापम जो है कोरोना पीरियड जाने के बाद थोड़ा सा सीरियस भी दिख रहा है और काफ़ी सारे एग्जाम होने भी लगे हैं। तो 6 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, और फॉर्म डालने की संख्या पर निर्भर करेगा कि पेपर कब तक डलेंगे, तो वो आपको इंतजार करना पड़ेगा आपका पेपर कब होता है, ठीक है। और फिजिकल की बात, और यदि हम लोग पेपर की बात कर लें, तो पेपर जो है सामान्य स्थिति में हम लोगों के 2 होने हैं,
सामान्य स्थिति में यानी 1 होना है, और रेडियो वालों का कितना होना है, तो आप बोलेंगे 2 होना है, जिसमें आप लोगों को 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसका हमने अभी आपको सिलेबस बता दिया है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान फिर से हम दिला दें। 31 से फॉर्म डालना शुरू हो जाएंगे और 14 को खत्म होने से फॉर्म जितना जल्दी हो सके डालें, और हम लोगों के चैनल के संपर्क में। तो जो भी आपको भी अपने सिलेबस में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ बताएं, उनको दूर करने के लिए हम आपको अच्छी वीडियो बना के देंगे, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने हम लोगों का ऐप भी डाउनलोड कर रखा है, तो उस ऐप पे हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स और साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, जो कि मुख्यतः बेस्ड रहेगा हम लोगों की इसी पेपर के आधार पे, तो आप लोग उनको लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।